तो क्या नीतीश कुमार का भी इसमें रोल आपको लगता है? नहीं, फिलहाल नहीं लगता है। वजह यह है जी, जो 60-65 साल का जो वक्फा बीता, जो जिसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस ये क्यों नहीं कर पाई थी? ये आप सही कह रहे हैं। तो कितने अभी आपके यहाँ दलित और पिछड़े समाज से कांग्रेस के जिला जैसे अगर देखिए, पिछड़ा और दलित क्यों आज के दिन में यकीन कर रहा है राहुल गांधी में? वो इसलिए यकीन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि छिछोरापन इतना ज्यादा है और उनके विचारधारा में छिछोरापन है। अच्छा, तो जाहिर हाँ, वो तो है। उनकी विचारधारा सबको के मेल मोहब्बत वाली तो है नहीं। उनकी विचारधारा समाहिता वाली नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है। बस इतनी आरजू है मेरी, सियासत में तेरा हिस्सा भरपूर हो। दिलावर फिगार एक शायर हैं जिनकी ये लाइन है, और ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा चूँकि मैं अभी सियासत के जिस बड़े महारथी के साथ मैं बैठा हूँ, वो बिहार में कांग्रेस दल में कांग्रेस के नेता हैं। उनका नाम है शकील अहमद ख़ान। इस नाम से आप वाकिफ़ होंगे। उनसे हम गुफ्तगू करने बैठे हैं, और जो गुफ्तगू का जो हमने जो विषय चुना है वो ख़ास तौर से अभी पूरे हिंदुस्तान में ये बड़े ज़ोर शोर से उस चीज़ पे बात हो रही है, वो है जातीय जनगणना। और जातीय जनगणना का जो मामला है वो चूँकि कांग्रेस से ज़्यादा जुड़ गया है। हालांकि इस बात को कई समाजवादी नेताओं ने पहले भी उठाया था, लेकिन हालिया दिनों में पार्लियामेंट में जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये दावा किया था कि इसी पार्लियामेंट में ये पास करा के मैं दिखाऊंगा, उस पार्टी से शकील अहमद ख़ान साहब हैं। बिहार में चुनाव है और एक बड़ा मुद्दा है, तो इस पे हम सबसे पहले शकील अहमद ख़ान साहब का स्वागत करते हैं। जी, शुक्रिया आपका। शकील साहब, ये एक ऐसा मुद्दा है जो नीतीश कुमार भी दावा करते हैं, आपके गठबंधन के लोग, लालू जी भी ये दावा करते हैं, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि लालू जी ने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई। गोया कि समाजवाद से जुड़े हुए जितने भी नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई थी। और जब महागठबंधन की सरकार थी आप लोगों की 17 महीने की, और नीतीश कुमार की क़यादत में आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करी थी, लेकिन वो पूरा मामला वापस कर दिया गया था। अब उसी भाजपा ने उस बिल को मंजूर कर दिया, जातीय जनगणना के बारे में कहा कि हम करने को तैयार हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? वैसे जिन लोगों की भी कोशिशें रही हैं जातीय जनगणना करवाने के सिलसिले में, और जातीय जनगणना हो जाने के बाद पॉलिसी मेकर ये तय करें, जी, इसका एक सिलसिला है जी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमको कभी भी सच्चाई से इनकार नहीं करना चाहिए। जी, राहुल गांधी जी का मामला ये है कि उन्होंने इसको एक पूरे मुल्क में जिस तरह से इस इशू को उन्होंने उठाया, और अपनी पूरी यात्रा में जो 4000 किलोमीटर की वो यात्रा थी, जो पद यात्रा थी, 6000 किलोमीटर की जो सड़क पे न्याय यात्रा थी, और लगभग 2 साल का जो इंगेजमेंट था, सीधा संवाद था, सीधी बातचीत जो हो रही थी, लाखों लोगों से हो रही थी और करोड़ों लोग उसको देख रहे थे। वहाँ उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए थे, और उस बुनियादी सवाल को लेकर के पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, मुख्तलिफ इजलासों में, मुख्तलिफ जलसों में, सेमिनारों में, मुख्तलिफ फोरम्स पे राहुल गांधी ने बहुत ही मुस्तैदी और ज़िम्मेदारी के साथ उठाया जी, और वो अंदाज़ तकल्लुम अपनाया जो पहले किसी ने अपनाया नहीं था। उसकी ज़रूरत और उसकी अफादियत को उन्होंने समझा और उसको समझाया लोगों में। तो ये एक शिफ्ट है उन तमाम लोगों से जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। शिफ्ट यूँ है कि उसमें जिस तरह की ताकत लगानी चाहिए थी, जिस तरह का माहौल साजी करने का इंतज़ाम था, वो राहुल गांधी ने किया। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत के मुताबिक उसको लगा कि अब बेबसी का आलम है, क्योंकि इस मुल्क में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित की तादाद जो है वो सबसे बड़ी तादाद है। डेमोक्रेसी में अहमियत है, एक एक वोट की अहमियत है। जी, पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित के लिए जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए जिससे कि उनको फ़ायदे पहुँचे, जिससे कि उनके घर में सही तौर पे चिराग जल पाए, तो उनका साथ
राहुल गांधी जी के इस पूरे मामलात में मिलता रहा, तो बहालत मजबूरी भारतीय जनता पार्टी ने, हमको लगता है कि जहर का प्याला पीने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। मिसाल के क्या इसमें ऐसा लगता है कि आपको कि नीतीश कुमार के भी प्रेशर पॉलिटिक्स का एक मामला बना है कि इस इलेक्शन को जीतने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी स्ट्रेटजी काम आई, चूँकि पहले आपके साथ थे और प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात किया था, वो जो पूरी एक कमेटी आपकी जो डेलीगेशन ने मुलाकात किया था, तो क्या नीतीश कुमार का भी इसमें रोल आपको लगता है? नहीं, फिलहाल नहीं लगता है। वजह यह है, जी जैसे मैंने कहा कि मिसाल के तौर पर जी भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून किसानों के मामले में लाए, जी 700 किसानों की शहादत हुई, और जब ये लगने लगा कि मुल्की तौर पर बैरूनी मुल्क में एक थू हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको वापस लेते हैं। लेकिन आज तक जो मराद देने थे, जो वादा था, वो फरामोश हो गए। वो कहाँ है कुछ पता नहीं चलता। उसी तरह से आदतन भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस तो किया है, और हम सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, क्या टाइम होगा, क्या तरीक़ाकार होगा। नीतीश कुमार जी बुनियादी तौर पर इस मामले में फेल कर गए। अगर वो फेल नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिस तरह से घेरा, जी और घेरने का मामला ये हुआ कि 3 करोड़ तो उन्होंने सिग्नेचर ला के दिया था यहाँ इसके पहले जनता दल यू ने, कि बिहार को एक स्टेटस दिया जाए। जी दूसरा ये कि पूरा डेलीगेशन ही आया था, फिर जब उनके साथ वो चले गए तो बात ही ख़त्म हो गई। और अगर उनके साथ रहता मामला, तो उनको वो दे देते, ना स्टेटस दिया, ना और कोई मराद दिए। जातीय जनगणना के मामले में 9 शेड्यूल में डालने की बात थी, 65% कोटा को बढ़ाने की बात थी, वो सब कुछ किया नहीं। ये तो फिर मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी की ज़बरदस्त मुहिम अवाम का साथ। अब बिहार में देखिए कि बैक टू बैक राहुल गांधी जी की मीटिंग अति पिछड़ा दलित समाज से हुई, और ये पूरे मुल्क में घूम घूम के, आप जर्नलिस्ट हैं, आप देखिएगा कि जब कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो जिस तरह से राहुल गांधी ने पॉइंटेड क्वेश्चन किया, हर फोरम पे किया और हर डिपार्टमेंट में किया, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, मुल्क के चलाने वाले अदारे हों, उसमें जब ये बताया। लेकिन उसमें एक सवाल ये भी आता है, जो आपके विपक्षी दल हैं, लाइक बीजेपी और जेडीयू, ये सवाल करती है कि जो 60-65 साल का जो वक्फा बीता, जो जिसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस ये क्यों नहीं कर पाई थी? ये आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पटना की मीटिंग में एक बात कही कि अगर हमने गलती की थी तो हमने उसका खमियाजा झेला, और यह गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये मर्द मुजाहिद इस बात को सरेखम तस्लीम करता है कि ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। गो के अफर्मेटिव एक्शन के मामले में कांग्रेस पार्टी को आज़ादी के बाद जिस तरह का मुल्क ये मिला था, बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शंस हुए, बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन कायम किए गए, जहाँ तमाम लोगों को वह मराद भी मिले। SC ST का रिजर्वेशन, उसको लगातार कायम रखना, फिर OBC के मामले में मंडल कमीशन का कमीशन बनाने से लेके का लेकर कमीशन बनाना, तमाम चीज़ों में वो साथ रहे। लेकिन आप ये कहिए कि मजबूती के साथ जिस तरह से बात राहुल गांधी जी ने कही है, ये पहले नहीं उठाई गई थी। इस बात को उन्होंने तस्लीम भी किया। तो जब आप ये समझते हैं कि जब जागे तभी सवेरा, तो वो मिस्दाक पे काम हो रहा है, और उसी में पेट पे दर्द हो रहा है लोगों को। आज के दिन में एस्टैब्लिशमेंट इसमें एक और चीज़ आती है, चूँकि अब तक देखा गया बिहार की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से जो पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति को बढ़ावा दिया नीतीश कुमार ने, ये तो एक सच्चाई है। क्या इस जातीय जनगणना के पूरे मुद्दे को क्या वो नहीं भुनाएंगे? इस सिर्फ अकेले कांग्रेस भुना पाएगी इस आने वाले चुनाव में? असल बात है कि मुहिम को किसने तेज़ किया, मुहिम के लिए पूरे मुल्क का दौरा किसने किया, मुहिम को चलाने और उसको लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए जो मेहनत कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बहैसियत लीडर के राहुल गांधी ने किया, उसकी मिसाल पिछले 25-50 सालों में तो मिलती ही नहीं है। वो मूवमेंट ये बात सही है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में जिस ज़ोर और शोर से उन्होंने अपनी बात को रखी थी, और कहीं ना कहीं ये सच है कि सामने में चूँकि दुनिया को दिख रहा है कि उन्होंने कहा था कि इसी पार्लियामेंट में मैं आपसे पास करवा के दिखाऊंगा, और वो हो गया। तो लेकिन इस चीज़ को उस कास्ट तक, अति पिछड़ा और पिछड़ा तक,
क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की, या ख़ास तौर से चूँकि आप विधायक दल के नेता हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी कि उन लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके कि साहब इसकी लड़ाई ये चाहे जिसने जब भी शुरुआत की हो, इस लड़ाई का असल जो खात्मा इस तरीके से किया है वो राहुल गांधी ने किया, कांग्रेस ने किया, कैसे करेंगे ये इसको? सवाल आपका अहम है जी और इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो आपने सही सवाल की तरफ निशानदेही की है। जी अभी हमारे 2 राज्य में जातीय जनगणना हुआ है, जी तेलंगाना में और कर्नाटक में। जी और तेलंगाना और कर्नाटक में जो सवालनामे हैं और उसके साथ जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उसकी बुनियाद पे पॉलिसी बनना शुरू हो गई है। जब आप जातीय जनगणना के आधार पर, बिहार में भी ये हुआ कि 94 लाख लोगों की जो तनख्वाह है, जो आमदनी है, वो 6,000 से भी कम थी। वादा ये था कि उनको 2 लाख रुपया दे करके मदद किया जाएगा ताकि कुछ एस्टैब्लिश कर सके, वो हुआ नहीं। लेकिन यह जो जनगणना होगी, इस जनगणने के बाद जो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो राज्यों में, जो कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ जिस पैमाने पे हो रहा है वो ऑल इंडिया में होगा। और पॉलिसी के सतह पे, रिसोर्सेज के सतह पे और रिसोर्सेज को उन तक पहुँचाने के सतह पे बड़े काम होंगे। कांग्रेस पार्टी बरसरे इक़्तिदार में आएगी तो, क्योंकि वो उसके बिना नहीं हो सकता है। तहरीक, पहले तो तहरीक चली है, तहरीक के बाद जातीय जनगणना, जनगणना के आधार पर जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट के बुनियाद पे ही पॉलिसी बनेगी और तब ये अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित क्यों आज के दिन में यकीन कर रहा है राहुल गांधी पे? वो इसलिए यकीन कर रहा है कि इन्होंने ये भी समझाया है कि मुल्क की मुश्तरका जो ताकत है, जो दौलत है, उस पर किलों का हिस्सा है। और वो हिस्सा क्यों है? उस हिस्से को बराबरी में तकसीम करने के लिए आपको बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन मुख्तलिफ लेवल पे करने पड़ेंगे। राहुल गांधी ने उसको स्पेल आउट किया है। जी, एक थोड़ा सा, चूँकि आप उस राजनीति के हिस्सा हैं, आप पूरे विधानसभा क्षेत्र से लेकर विधानसभा तक के सफ़र को देखा है आपने, बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको समझना मैं समझना चाहता हूँ। 2020 के इलेक्शन को मैंने, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पूरे कैंपेन को देखा था, इसलिए मैंने उस पूरी मुहिम को देखा था, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। उसमें जो बीजेपी और जदयू के बीच का जो मामला बन के आया था और जिस तरीके से चिराग पासवान, ठीक है, वो बीजेपी के लिए एक चिराग बन के निकले थे वहाँ पे, ये फैक्ट है, मैं बहुत ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को बोल रहा हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड की ही सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और बाद में उनका हश्र क्या हुआ और रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर तक उनके कोठी से बाहर फेंकी गई थी। आज वो उसी कैबिनेट में मंत्री हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो पिछली स्ट्रेटजी थी और अभी एकाएक कल वो बहुत मतलब समझने की चीज़ है। मैं समझना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, ख़ासतौर से जो बिहार के लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं, वो इस चीज़ को समझें ताकि वो समझ पाएंगे कि राजनीति है क्या और किस तरीके से किसी के बने हुए खेल को बिगाड़ने का क्या तरीका होता है। चिराग पासवान एकाएक जिस तरीके से उनकी पार्टी या उनके लोगों ने एकाएक ये अनाउंसमेंट आया सामने में कि वो बिहार में विधानसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो क्या पहली बात कि क्या केंद्रीय मंत्री का पद वो छोड़ेंगे? ये और क्या स्ट्रेटेजी है? ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है या जदयू के खिलाफ भाजपा फिर से कोई ऐसा मामला, रणनीति अपना रही है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है जी कि वो बिहार में टेक ओवर कर ले। किसको टेक ओवर कर ले? बिहार की सरकार बनाए खुद से बनाए। और ये कोशिश उसने पिछली बार जी चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के मदद से जी हर जगह खड़े किए थे जी और उनको वोट भी आए थे। उसके बावजूद जो सरकार हमारी बननी थी, जिसको हमने कहा कि 2020 के रिजल्ट हमें बताते हैं, क्योंकि 12,000 वोट के फासला था जी और जिस तरह से कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट बांटे थे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उससे अंदाज़ा हो गया था कि पूरी कोशिश ये रही कि साहब ये गठबंधन की सरकार नहीं बन पाए। तो वो उसमें तो कोशिश अभी खेल रहा है ना, उसका कोशिश था, वो एक अलग चैप्टर है जी। लेकिन ये जो दूत है हमारे चिराग पासवान, जो दूत बन गए हैं, ख्वाहिश तो हनुमान है। हाँ हनुमान जी। तो तो इनकी ख्वाहिश रहती है कि साहब हम जा करके वहाँ हमको किसी तरह से चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए। हो सकता है ये ख्वाहिश जोर मारता होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी लगा
कि साहब हम चारों तरफ से पिट रहे हैं तो एक दलित चेहरा भी हम पेश कर दें। कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं है कि ये जो आपने जातीय जनगणना को लेकर के पूरा मामला कांग्रेस ने जिस तरीके से इस में रोल प्ले किया है आपने, और एक दलित चेहरा के नाम पे कि माइनस नीतीश और माइनस इवन बीजेपी अपना चेहरा भी आगे ना करके, क्योंकि बीजेपी इतने इक़्तिदार में शायद नहीं आएगी कि वो खुद का मुख्यमंत्री बना पाए, किसी ना किसी को, जैसे अब तक वो नीतीश के साथ रहें, तो उस दलित के नाम पे चिराग पासवान की सहमति बना पाएँ। मैं दलित समाज में खूब घूमता हूँ, खूब काम करता हूँ। जी। अभी राहुल गांधी जी ने अंबेडकर हॉस्टल की विज़िट की थी, और सिर्फ राहुल गांधी जी के अलावा भी लगभग 75 लीडरान मुख्तलिफ इलाक़ों में गए थे जी। और नतीजा ये निकल के आया कि SC ST के लिए जो पॉलिसी बिहार ने बनाई है रिजर्वेशन के ताल्लुक से या उनको पढ़ाने के ताल्लुक से या उनके स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, उसकी कलई खुल गई। हमने कई बार जलसों में कहा है कि SC ST को, दलित वर्ग की खिड़की थोड़ी सी ताकत की, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि कभी ज़मीनें थी नहीं उनके पास जी। वो हमेशा से सताई हुई जनता रही, सदियों से उसके अंदर उसको गुलाम बना करके इन व्यवस्था ने रखा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने रखा उसको। तो उनके पास ज़मीनें तो कभी थी नहीं। जो रिजर्वेशन का मामला उनके लिए थोड़ी सी खिड़की खुली, उसको भी इन्होंने, उस पर भी हमला करना शुरू किया। तो हमने कई बार कहा कि अडानी और अंबानी के यहाँ तो लाखों लोग काम कर रहे हैं जी। तो माननीय मांझी जी जो यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, MSME माननीय मिनिस्टर चिराग पासवान जी जी। यहाँ मिनिस्टर हैं, दोनों ये कहें कि ये दोनों जो बड़ा कॉरपोरेशन है जहाँ लाखों लोग काम कर रहे हैं वहाँ 22.5% SC ST को रिजर्वेशन दे दें, ये तो कर नहीं सकते। तो किस बात की हमदर्दी और कौन सा दलित चेहरा? तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं दलितों में काफ़ी काम कर रहा था, नौजवानों में गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन की पॉलिसी की बुनियाद पे उनके दाखिले मिलते थे, उनके हॉस्टल का सिस्टम ठीक होता था, उनको नौकरियां मिल जाती थी, ये सब ख़त्म हो रहे हैं रास्ते। और प्राइवेट हाथों में जिस तरह से सरकारी तंत्र जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उनको है जिनको रिजर्वेशन की पॉलिसी से लाभ मिलता था। ये दोनों आदमी, ऐसा लगता है कि मीडिया में बड़ी ताकत इनके बन गई है, लेकिन मांझी के का मांझी समाज और पासवान जी का पासवान समाज गुस्से में है, क्योंकि आप खानदानी तौर पर खुद को बेहतर बना सकते हैं जी। रामविलास पासवान की पॉलिटिक्स ये नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनके साथ काम किया, तो आप तो बहुत करीब रहे हैं। तो जी। मैंने काम किया और जिसकी जो बात है वो कहनी चाहिए। रामविलास पासवान का ये तरीका था, पार्लियामेंट के अंदर भी आप इस पीछे सुनिएगा, तो ये टोटल दलित को लेकर के और साथ साथ और भी कौमें जो पिछड़ी कौमें थी, मुसलमानों को लेकर के वो बबांगे दुहल बोला करते थे। ये बात तो चिराग पासवान में बिल्कुल ही नहीं है। वो एक कम्युनल पार्टी के साथ अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, और वो पार्टी के सरबराहान जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जातीय जनगणना के खिलाफ रहे, और जिस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पलती है वो व्यवस्था दलितों के खिलाफ है। तो ये तो हिपोक्रेसी है ना, किसके साथ और कैसे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान सेक्युलर नहीं है? नहीं, सेकुलर का ही सवाल नहीं है, वो अपनी कम्युनिटी को एम्पावर्ड करने में भी इतने पीछे हो चुके हैं कि जिसका कोई हद नहीं। उनके वालिद या और तमाम सारे लोग जो रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़े थे और उनको हमेशा कुछ न कुछ उनके लिए लड़ाई लड़ा करते थे, वो तमाम लड़ाइयाँ चिराग पासवान और मांझी जी भूल गए। तो उनकी कम्युनिटी इस बात को देख रही है, तो कम्युनिटी उनके साथ नहीं है, मीडिया में है। अच्छा, कम्युनिटी उनके साथ नहीं है। मैंने इसलिए कहा मैं दलितों में काम कर रहा हूँ। और राहुल गांधी जब गए तो इतना वार्म रिसेप्शन आखिर दलित नौजवानों ने क्यों किया? क्योंकि उनको अपना भविष्य दिखता है। ये 20-25-30 हज़ार नौजवान जो दलित के, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई 10th पास है, कोई 11th पास है, कोई लॉ में है, किसी ने। अच्छा, अभी दरभंगा का एक वाकया आया था, दरभंगा दलित हॉस्टल में जाना था राहुल गांधी, क्या उसकी परमिशन नहीं थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी। परमिशन का हम लोगों ने तरीका ये है कि एप्लीकेशन देते हैं जी, एप्लीकेशन में एक मौखिक एक्सेप्टेंस मिलता है, और रिटन ऐसा कुछ नहीं होता। और एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता है कि वहाँ पे काम शुरू हुआ, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ की नई सड़क भी बनवा दी थोड़ी सी कि वहाँ पे आएंगे, तो सारा मामला ठीक चल रहा जी। वहाँ पे टेंट भी लग रहे थे। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी के आने के पहले 3-4 दिन पहले टेंट का सामान गुजर जाता है। दूसरे दिन जिस दिन आना है 6 बजे शाम को जी, उस दिन ये मना किया है कि नहीं, आप ये मीटिंग नहीं कर सकते। वजह डर
खौफ ऐसा क्या डर राहुल गांधी से? इसलिए कि वो जो बात कह रहे हैं ऐसा ये तो भाजपा या भाजपा की जो सहयोगी दल हैं या जिनकी सरकार है वो तो मानते हैं कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं है। फिर क्यों डर? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन सवालों को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं ये सवाल असहज हैं एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता दलियों के लिए। और असहज सवाल, जो असहज माहौल बना रखा है उसकी देख रेख करने के लिए, हालात जो आपने बना रहे उसको देख रेख करने के लिए डायरेक्टली लीडर ऑफ ऑपोजिशन गए, और जबकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मना नहीं कर सकते थे। प्रशासन ये चाहती थी कि आप मिले ज़रूर, लेकिन उनके ज़रिए दिए गए एक जगह पे वो जाएं और वो देखें। लेकिन राहुल गांधी जी आप जानते हैं उन्होंने कहा कि नहीं हम जाना पसंद करेंगे, और वो गए, केस लग गए, 144 लगा, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो डर और खौफ का माहौल कि आश्कार हो जाएंगे। ये एक आंकड़ा मैं आपके ज़रिया आपके जो वोटर्स हैं या हमारे दर्शक हैं उनको, चूँकि बात जातीय जनगणना की हो रही है बार बार, और वो पता होना चाहिए लोगों को, शायद कई बार कम्युनिकेशन गैप रहता है, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा ताकि उन लोगों को भी पता चले। राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आदिवासी इनकी बात कर रहे हैं या अल्पसंख्यकों के मुद्दे को काफ़ी ज़ोरदार तरीके से वो उठाने की कोशिश करते हैं, उठाते रहते हैं, और आपकी पार्टी भी कर रही होती है। बिहार में जो आपकी आज की डेट में जो कमेटी है ज़िला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, जितना भी प्रखंड स्तर पे है, उसमें कितनी जगह दलित और पिछड़ों की बन पाई है? क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि अगड़ी जाति का कब्जा है, चाहे वो आप इससे पहले भी, चूँकि आपके अध्यक्ष भी अखिलेश सिंह रहे हैं, भूमिहार जाति से आते थे। चूँकि बिहार की बात है तो जात की बात आएगी, ठीक है, पूरे देश में जात है भाई। हाँ, पूरे देश में जात है, ठीक है। मतलब ये सवाल एक ऐसा है कि शायद जानना चाहिए लोगों को एकदम। बहुत मुझे, मैं आपके यहाँ बैठा हूँ अभी तो बहुत कंफर्ट होकर के, बहुत ये ऐसा नहीं क्योंकि इंटरव्यू टाइप है, मुझे एक कम्युनिकेशन है तो लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे अखिलेश सिंह थे, उससे पहले भी थे मदन मोहन झा थे, क्या उस कब्जे से कांग्रेस बाहर निकल रही है? बहुत हद तक निकल चुकी। वो यूं निकल गई जी कि अब जब आप लिस्ट देखिएगा जी, यहाँ भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी, और ये बात सवाल राहुल गांधी जी से लोग खड़ा कर रहे थे कि आप जिस बात को कह रहे हैं वो रिफ्लेक्शन पार्टी में नज़र आना चाहिए जी। वो रिफ्लेक्शन आहिस्ते आहिस्ते नज़र आने लगा, और बिहार में 66% पार्टी के बॉडी स्ट्रक्चर में तब्दीली आ गई। पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और मुसलमान, अकलियत की बात मत कीजिए, मुसलमान बड़े पैमाने पर उस ऑप्टिक्स में नज़र आ रहा है। ये एक बड़ी तब्दीली है और ये शिफ्ट है। हो सकता है कि इससे किसी को परेशानी हो सकती है। तो कितने अभी आपके यहाँ दलित और पिछड़े समाज से कांग्रेस के जिला जैसे अगर पहले 2-3 हुआ करते होंगे अति पिछड़ा और पिछड़ा, तो अब तो 10 से ज़्यादा का आंकड़ा सब में है। वो के अपर कास्ट और अपर कास्ट से कोई बैर नहीं है। एम्पावरमेंट के प्रोसेस को तमाम जातियों में बात बैर की नहीं है, बात यह है कि जिनकी आबादी और हिस्सेदारी की बात तो हिस्सेदारी और आबादी के मामले में ये तो पहली शुरुआत है। इस शुरुआत में 25 हुआ करते थे जिला अध्यक्ष अपर कास्ट के, वो घट के 14 रह गए। तो एक बड़ा शिफ्ट है उसमें। अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, महिला है, मुसलमान है, तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। आधी आबादी के लिए क्या आपके पास ठोस कदम है? कोई ऐसा फोरम नहीं है। जैसे पार्टी के अंदर एससी फोरम है, एसटी फोरम है, ईबीसी फोरम है, ओबीसी फोरम है, माइनॉरिटी फोरम है, महिला कांग्रेस हमारी मुसलमान है, तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि जहां पर इन जातियों की प्रेजेंटेशन अब नहीं है। हर जगह मौजूद हुआ है, उसको और मजबूत करना है। तो क्या इन बातों को उन तक पहुंचा रहे हैं आप लोग? हम लोग उन तक पहुंचा रहे हैं, बड़े पैमाने पे पहुंचा रहे हैं। आज के दिन में सदाकत आश्रम में अगर देखिएगा तो भीड़ लगी हुई है पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित भाइयों की, क्योंकि उनको लगता है कि ये खिड़की हमारे लिए बंद हो गई थी। वो खिड़की खुली है। हमारा अध्यक्ष खुद दलित नेता है, राजेश राम जी, 2 बार के एमएलए, हम लोगों ने साथ काम किया है जी। सीएलपी लीडर मुसलमान है। उसी तरह से और जो जितने भी मामला हैं उसमें सब अभी फिलहाल ठीक ठाक है और हम काम कर रहे हैं लोगों तक पहुंचे। ये जो स्ट्रेटेजी आपके आला कमान ने या जो यहाँ पे बैठे लोग, दिल्ली में बैठे हुए लोग जो अपना रहे हैं कि जैसे सीएलपी लीडर यानी आप मुसलमान हैं और प्रदेश अध्यक्ष आपके राजेश राम हुए, तो ये दलित और मुसलमान के गठजोड़ पे कांग्रेस बढ़ रही है? ये पहले भी गठजोड़ था जी, लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है।
राहुल गांधी जी के नज़रिए में ये कमिटमेंट का हिस्सा है, और ये कमिटमेंट अगर दिखेगा नहीं तो लोग यकीन नहीं करेंगे। कमिटमेंट कैसे दिखेगा? ज़मीन पे दिखना चाहिए। दलित और मुसलमान अगर मिला दिया जाए, देखिए ये जमहूरियत की पॉलिटिक्स में नंबर इम्पॉर्टेंट है जी। तो 20% मुसलमान, 20% दलित, 40% है। आप 1% 2% ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल। ये दोनों कम्युनिटी आज के दिन में सबसे ज़्यादा तकलीफ झेल रही है देखा जाए तो, और फिर अति पिछड़ा 34% है। तो हम अति पिछड़ा दलित मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि इनके अंदर कमी पैदा कर दी गई है, इनको पीछे रखा गया है। अलग अलग तरीके से इनके ऊपर जो हरकत और सकनात पिछले 10-11 साल से हम लोग देख रहे हैं। दलित का मामला, रिजर्वेशन पॉलिसी को हमने कब्जा कर दिया। मुसलमानों का मामला ये कि आपको जिल्लत और रुस्वा उसको हर जगह आप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अति पिछड़ा के लिए जितने भी मराहत मिलने चाहिए थे, फ़र्ज़ कीजिए कि बजटरी प्रोविजंस अगर हैं कि अति पिछड़ा के लिए और दलितों के लिए और ओबीसी के लिए बजटरी प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न उन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? ये सारे गरीब लोग हैं। गरीब लोग सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इन यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों की क्या सूरत हाल है? तो गोया के ये तबकात जो हैं, जो कि पहले से सदियों से पीछे हैं, इनको और पीछे रखने के लिए आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोल दिया जहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो एक कमिटमेंट है कि नहीं साहब, इनकी आबादी भी है, ये पीछे भी हैं और दौलत सबकी बराबर होनी चाहिए। तो इस कमिटमेंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक अब विपक्ष और जो पक्ष वाला मामला था वो अपनी जगह रहा जाती है। कुछ अब आपके गठबंधन के अंदर की बात कर लेते हैं। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन एक दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे जहन में बात आ रही है। ये जो तेज प्रताप प्रकरण चला, इससे महागठबंधन के इस पे कहीं कुछ असर पड़ेगा? ज़ीरो असर पड़ेगा इसका। उसकी वजह यह है कि देखिए सियासत में फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, जी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कोई भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहती है कि ज़ाती मामला हो, जब जिनके साथ वो है, नीतीश जी के साथ है, नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है, जब नीतीश जी को नहीं बख्शती है इंडिविजुअल तरीके से, अच्छा, तो आप, ये तो तेज प्रताप है जो कि एक मेन अपोजिशन की फैमिली के साहबजादे हैं। बिल्कुल, हम लोग इसको मानते हैं, इसका इम्पैक्ट ज़ीरो है और ये होना भी नहीं चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि छिछोरापन इतना ज़्यादा है और उनके विचारधारा में छिछोरापन है, अच्छा, तो जाहिर, हाँ वो तो है। उनकी विचारधारा सबको के मेल मोहब्बत वाली तो है नहीं, उनकी विचारधारा समाहिता वाली नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूड करने की है। जबकि वो किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। हमारी परंपरा में, हमारी रिवायतों में, हमारी तहजीब व तमद्दुन में, हमारी ज़बान में, हमारी आर्किटेक्ट में किसी चीज़ को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अब वो इनका एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शून्य विचारधारा के लोग एन केन प्रकारेन मुख्तलिफ जाविया से झूठ बोल करके सरकार में है, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी तारीख नहीं लिखी जाएगी, अच्छी तारीख नहीं बना रहे हैं वो। तो इसलिए यहाँ भी वो छिछोरापन ही है ना कि आप किसी इंडिविजुअल की फैमिली लाइफ को आप इस तरह से टच कर रहे हैं। चलिए, दूसरा सवाल मेरा एक अहम और इससे जुड़ा हुआ है कि जो आपका पिछले विधानसभा में आपको 70 सीटें मिली थी, जीत सिर्फ 19 पे, ठीक है, उसमें एक आप भी जीते, और चूँकि जिस तरीके की सीट का बंटवारा रहा और आपको 70 सीटें कहने को तो मिली, लेकिन जीत सिर्फ 19 पे हुई। अब जो मामला आता है सूत्रों के मुताबिक, हवाले से जो सामने आती हैं बातें, वह ऐसा लगता है कि 35-40 के आसपास कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग 50-55 पे फाइट कर रहे हैं। कहाँ तक सच है ये मामला? ये दोनों बात सच नहीं है। सच नहीं? 4 मीटिंग हो चुकी। अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगे दोनों बात सच है। दोनों बात सच नहीं है। जी, 4 मीटिंग्स हो चुकी। ये पहली बार ये बात हुई है कि अलायंस पार्टनर्स की मीटिंग चुनाव के 6 महीने पहले इस तरह से हो रही है। अब जो देखिए कि एक मीटिंग तो तमाम ज़िला अध्यक्षों के, 6 पार्टी के ज़िला अध्यक्षों की मीटिंग पटना में हुई, जिसमें तमाम पार्टी के टॉप लीडरशिप वहाँ बैठे हुए थे, हम सब लोग स्टेज पे थे और अपनी अपनी बात कह रहे थे। जी, उसके पहले 3 मीटिंग्स हुई
कई कमेटियां बनी, चाहे मैनिफेस्टो कमेटी हो, चाहे अलायंस शेयरिंग कमेटी हो, सारी कमेटियों में सबके लोग हैं। तो अलायंस को हम लोगों ने संजीदगी से लिया है और माजी की गलतियों से सीखने की भी बात है। माजी में अगर कोई गलती हुई है तो हम हाल में उसका मुहासबा करते हैं और फ्यूचर में हम उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। अलायंस बहुत ही सही मामले में आगे बढ़ रहा है और इस पर किसी भी तरह का किसी को कोई जिद नहीं है। ये अच्छी बात है। अच्छा, किसी को कोई जिद नहीं? कोई जिद नहीं है। एक बात मुझे अच्छी लगी थी, जो आपके अभी प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, उनकी बात एक अच्छी लगी थी। वो मैंने किसी मीडिया ब्रीफिंग में वो बोल रहे थे कि हमारी जिद सीट पाने को लेकर के नहीं है, हमारी सीट जीतने को लेकर है, कि कौन सी सीट हम जीत पाएंगे या हमारे गठबंधन के सहयोगी दल जीत पाएंगे। तो ये एक अच्छे हेल्दी रिलेशन का एक मुझे लग रहा था कि वो मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे थे। हम 243 अब ये जमीनी स्तर पे कितना उतरता है ये आप बेहतर बता पाएंगे। 243 पे लड़ रहे हैं चुनाव। अच्छा, मतलब आप 50, 60, 70 वाली बात नहीं कर रहे हैं, आप 243 पे सब लोग लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस से। अच्छा। तो आप समझ लिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ऑब्जेक्टिव को पाने में हम इस बात की नहीं देखेंगे कि कितना मिला नहीं मिला, हम जितना पाएं, जीतें और सरकार बनाएं, ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छी बात है। दो और आखिरी में 2 सवाल मेरे हैं। एक, बहुत ज़्यादा बाज़ार गर्म है और मुझे लगता है कि वो खुद से वो बाज़ार गर्म किया गया है। वो आपके सहयोगी एक हैं, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी। अभी मेरे ख्याल से नहीं है तो कंफर्म है कि उनकी पार्टी का कोई सदस्य भी विधानसभा में नहीं है, ना विधान पार्षद कोई है। वो खुद थे, बीजेपी ने जिस तरीके से उनको बनाया था और कितने दिनों में वापस बाहर भी हुए। वो अपने आप को डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्हीं की है, ये अभी से दावा करते हैं। ये ऐसा नहीं लगता है कि गलत मैसेज जाएगा कि बार बार, क्योंकि अभी तक ठीक है तेजस्वी शायद चेहरा हो, ये शायद इसलिए कि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। लगभग लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे और शायद हों भी। वो अलायंस पार्टनर ने तय किया है कि हमारे पूरे कैंपेन कमेटी के सरबराह वही हैं। तो मान के चला जाए कि वही शायद अगर आपकी सरकार आती है तो तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। डिप्टी सीएम अभी तय तो नहीं हुआ है, तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो वो बार बार जो कहते हैं, तो एक ऐसा नेता जिसका पूरा करियर पिछले 8-10 सालों का है और 4 सीट कैसे वो लालू जी के साथ आए थे, फिर वो पूरे एक जो उनकी मीटिंग चल रही थी वहाँ से छोड़ के भागे थे, बीजेपी में गए, कुछ सीटें मिली, 4 जीते, वो सब गायब हो गए, अब वो आपके साथ हैं। तो वो अपने आप को, तो इतने दिनों से कहा यह जाता है कि लालू यादव ने कांग्रेस के साथ इसलिए भी गठबंधन रखा कि कांग्रेस के साथ मुसलमानों का एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। ये सच्चाई है अपने आप में। और धीरे धीरे ठीक है, वोटर्स शिफ्ट होते हैं, हर जगह होते हैं। पहले लोग कांग्रेस में थे, आज किसी भाजपाई से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि अरे मेरे बाप दादा तो पहले कांग्रेस ही थे, कल को सरकार आएगी तो फिर हम तो कांग्रेस ही हैं, अभी कुछ नीतियाँ थी ऐसी थी, हम उधर चले आए। तो मुसलमानों के साथ भी ऐसा रहा कि पहले कांग्रेस में थे, अब हर जगह रीजनल पार्टी का कब्जा हुआ, तो जो रीजनल पार्टी सेक्युलर कहलाती है उसके साथ वो हो गए। तो यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ जुड़े रहे हैं लोग। क्या एज ए सीएलपी लीडर, क्या एज ए कांग्रेस विधायक दल के नेता, और चूँकि मुसलमान होने का आपने बताया कि कांग्रेस इस तरीके का गठजोड़ लेके चल रही है, तो क्या एक ऐसा दावा कांग्रेस पेश करेगी अपने गठबंधन के अंदर में कि अगर डिप्टी सीएम अगर बनने की बात आती है तो क्या अब बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई उप मुख्यमंत्री मुसलमान चेहरा भी हो? बड़ा अच्छा शेर याद आ गया कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे देखो होता है क्या। जी। और चीज़ें उसी रफ्तार में बढ़ रही हैं। देखिए, एम्पावरमेंट का प्रोसेस सिर्फ ज़बान से नहीं चलता, और हर कौम और यह कौम का समूह वो चाहता है कि हम स्टेज पे नज़र आए। ये ख्वाहिश एक लाजमी ख्वाहिश है और फितरती ख्वाहिश है। तो अभी तक इस पे कोई बात हुई नहीं है, लेकिन दावा चारों तरफ से आता है। जाहिर सी बात है कि मुसलमान का दावा तो पहला दावा बनता है, और मैं ये कहता भी हूँ, चीज़ें वक्त पे ही तय होंगी। इसलिए दावा बनता है कि सेकुलर अलायंस को सबसे ज़्यादा वोट डालने वाली कोई कौमियत है मुख्तलिफ समूहों में,
तो वो मुस्लिम समाज है, तो वो अगर दावा पेश करती है या कई कॉर्नर से आवाज़ आती है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा कि तमाम फैसले अलायंस पार्टनर्स की सीटें जीत के आ जाएं, अलायंस पार्टनर बात आ जाए। अभी डिप्टी सीएम पे किसी तरह का कोई मामला नहीं है, अपने अपने दिल में ये बात रखना चाहिए और लाजमन भी है, फितरतन भी है जी। दलित क्यों नहीं अपनी आवाज़ रखे? जो दलित की इतनी बड़ी बिरादरी है जी 20% के लगभग, तो वो क्यों नहीं ये दावा रखे? और रखना भी चाहिए, उस पर क्या क्या गलत है? मैं तो पहला आदमी होऊंगा जो कहूँगा कि हाँ दलित को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, काबीना में उनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इसमें क्या शक और क्या दिक्कत है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा, आखिर हमारी पॉलिटिक्स का, हमारे नज़रियात का कमिटमेंट क्या होगा? हमारी नज़रियात का कमिटमेंट, ये मैं बहुत ही आपके सामने बोल रहा हूँ जी नज़रियात का कमिटमेंट ये है कि हम एम्पावरमेंट के प्रोसेस में उनको गले लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और अब ये भी बात हम माजी से सीखते हैं, माजी में जो हुआ वो मुस्तकबिल में भी होगा। ऐसा उनके साथ नहीं होगा और नहीं होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा वोट करते हैं। जी। एक आखिरी सवाल, चूँकि जिस जंगल राज की बात 2005 में जिस जंगल राज का अंत कहा गया था, वो क्राइम को लेकर की ही बात होती थी। जंगल राज का मतलब यही हम लोग समझते हैं, क्राइम का जो भी रेशियो रहा होगा उस दौर में हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन अभी हालिया दिनों में जो चीज़ें देखी जा रही हैं, क्राइम इवन अभी बोर्डिंग रोड चौराहा पे पटना में, जो शहर का बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इस क्राइम पे क्या मतलब, अगर इस मौजूदा सरकार के लिए आपको क्या कहना है, और अगर सरकार बदलती है और आपकी आती है तो उस पर क्या कदम होगा? देखिए मौजूदा सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर में फेल कर चुकी है। क्राइम के मामले में उसकी एक स्टडी होती है और मुख्तलिफ राज्यों में ये स्टडी आती है, क्राइम रिपोर्ट्स आ जाती है। उस मामले में बिहार की हालत बहुत ख़राब है। आप सिर्फ क्राइम नहीं है बल्कि रेप, मर्डर, क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम बड़े पैमाने पे हो रहा है। और कैलसनेस, जैसे मैं कहता हूँ कि सरकार का बना लेना और सरकार चला लेना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया, सरकार चल रही है क्या? इस देश में सरकार चल रही है क्या? उसी तरह से बिहार में सरकार का बना लेना और सरकार का चला लेना, तो बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा वहाँ है। कल ही आप देखिए दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में एक बच्ची का रेप होता है, इलाज के बिना वो मर जाती है। पीएमसीएच में 4 घंटे तक एम्बुलेंस में वो तड़पती रहती है। उसी तरह से दलित एट्रोसिटीज़ के हर डिस्ट्रिक्ट में न जाने कितने केसेस हैं। पूरे बिहार में कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ दलित एट्रोसिटीज़ के केस नहीं। दलित एट्रोसिटीज़ का मतलब है रेप है, मर्डर है, उनका ज़मीन हड़पना है, उनके पास जो कुछ भी मिला हुआ है उनकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ना है। उसके अलावा जो पेटी पेटी क्राइम्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इकबाल से चलती है सरकार। इकबाल ख़त्म हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी आमद के लिए बहुत मुश्ताक बनी हुई है जी, तो उसने अपनी पेशरफ्त तो कर दी है कि हम आएंगे तो ये क्राइम तो बढ़ाएंगे ही। उनके दिमाग में ये है। और जिन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो जिनको रिप्रेजेंट करती है, जिन जो विचारधारा के ज़रिए वो रिप्रेजेंट होते हैं, वो तो कोई इंसाफ पे मबनी है नहीं। तो जब इंसाफ पे मबनी गवर्नेंस नहीं होगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो बिहार की सूरत हाल इस मामले में लेके बहुत ही गड़बड़ है। अब आपने सवाल उठाया कि जब आप आएंगे तो क्या करेंगे। जी, जाहिर सी बात है कि हमने अपने जैसा कि माजी में से सीखा है, आने वाले दिनों में हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ थे कांग्रेस विधायक दल के नेता बिहार विधानसभा से शकील अहमद खान साहब। मैं इनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चूँकि मतलब अक्रॉस द पार्टी जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, चूँकि मैं थोड़ा करीब हूँ इनसे कई चीज़ों को लेकर के, तो जो पिछले दिनों जिन हादसात से ये गुज़रे हैं और उसके बाद भी अपनी पार्टी के लिए जिस एनर्जी के साथ खड़े हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, ये तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए कि इसी एनर्जी के साथ अपनी पार्टी की बात को मजबूती से रखें। तो हमारे साथ थे शकील साहब। शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। और फिर आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे।